तो हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हो आप सभी। एकदम बढ़िया, मस्त। सब बढ़िया होने चाहिए वैसे तो हमारी तरफ से। तो आपका स्वागत है फिर से हमारे पीसी स्मार्ट क्लासेज के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। तो इससे पहले क्या है, जो चैप्टर वन है जो विद्युत आवेश एवं क्षेत्र है, इसका पहला लेक्चर हो चुका है। अगर आपने अभी तक पहला लेक्चर नहीं पढ़ा है, वीडियो नहीं देखी है पहले लेक्चर की, तो हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से पहला लेक्चर देखिए। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है, हमने किसके बारे में पढ़ा था। एक फिजिक्स की ब्रांच थी स्थिर वैद्युत की, उसमें क्या हुआ था, रुके हुए आवेशों एवं उसके प्रभावों का अध्ययन करते हैं। तो इसमें पहला चैप्टर है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। इसका टॉपिक है पहला आवेश। क्या टॉपिक है? आवेश। तो पहला टॉपिक में आवेश के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? आवेश के बारे में। आखिर आवेश क्या होता है? जैसे हमने ये देखा है कि अगर हम पेन को बालों पर रगड़कर हाथ के पास ले जाते हैं तो हाथ पर जो छोटे छोटे बाल होते हैं वो पेन की तरफ क्या होने लगते हैं? आकर्षित होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? आकर्षित होने लगते हैं। हम कभी सर्दियों में कंबल वगैरह ओढ़ते हैं तो रात को या मॉर्निंग में जब अचानक नींद खुलती है तो उस पर अगर हाथ टच हो जाए तो उसमें कुछ चिंगारियां दिखाई देती हैं। ऐसा आपने देखा होगा, कई लोगों के साथ हुआ होगा। कुछ कपड़े वगैरह ऐसे होते हैं जैसे स्वेटर, जिनको उतारने के बाद हल्की सी चट चट की आवाज सुनाई देती है। कभी बाल झाड़ने के बाद कंघी चेहरे के सामने से गुजरती है। क्या कभी आप बाल झाड़ते होंगे कंघी से, तो ऐसे कंघी गुजरती है चेहरे के, तो कंघी पर हो जाती है तो जो मुंह पर छोटे छोटे रोए होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं, तो वो कंघी की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। थोड़ा हमें अजीब सा फील होता है। जैसे आपने कभी खेल खेला होगा। क्या? जैसे आपने कभी खेल खेला होगा स्कूलों में, कि जब कागज के छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं हम और उसको कॉपी पे रखते हैं और हम पेन को बालों पर रगड़कर छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले गए होंगे तो वो टुकड़े क्या है, उससे चिपक गए होंगे। ऐसा देखा होगा अक्सर, उससे चिपक गए होंगे। जैसे कोई आदमी है, बढ़िया सा कोई आदमी है, हैंडसम सा, बढ़िया खड़ा है, अरे बाल माल झाड़ के तेल मेल पॉलिश पॉलिश मॉलिश करके, तो कहते हैं यार क्या बंदा है। उसकी तरफ क्या हो रहा है? आकर्षण हो रहा है। उस पर क्या आ जाता है? तेल पॉलिश के कारण आवेश आ जाता है। क्या आ जाता है? आवेश आ जाता है। तो उसकी तरफ लोग होते हैं क्या होने लगते हैं? आकर्षित होने लगते हैं। उसमें आकर्षित करने का गुण आ जाता है। ये क्या होता है? ये क्या होता है? आवेश होता है। जैसे कुछ बच्चे कहते हैं सर चुंबक से भी आकर्षण होता है। हाँ, वो भी एक गुण है। कि सर द्रव्यमान से भी आकर्षण होता है, वो भी एक गुण है। एक आदमी में या एक आदमी के अंदर एक ही गुण हो, ये जरूरी है क्या? कोई पढ़ने में भी अच्छा हो, कोई बैटिंग भी अच्छी करता हो, कोई बॉलिंग भी अच्छा कोई बॉलिंग भी अच्छी करता हो या फुटबॉल भी अच्छी खेलता हो। ऐसा थोड़ी ना है कि किसी आदमी के अंदर एक ही गुण, सभी प्रकार के गुण हो सकते हैं। वैसे ही वस्तुओं में कई गुण हो सकते हैं। आवेश का भी गुण हो सकता है, चुंबक का भी गुण हो सकता है, और क्या, द्रव्यमान का भी गुण हो सकता है। चुंबक क्या है? एक गुण है जिसके कारण वस्तु किसी और को क्या करती है? अपनी ओर आकर्षित करती है। कि सर द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान भी गुण है। जैसे द्रव्यमान एक गुण है जिसके कारण सूर्य पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करता है। भाई गुण है, सभी प्रकार के गुण होते हैं। द्रव्यमान, चुंबकत्व। द्रव्यमान का गुण क्या करता है? सूर्य पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करता है। वैसे ही आवेश क्या है? एक गुण है जिसके कारण एक आवेशित वस्तु किसी अन्य वस्तु को अपनी तरफ क्या करती है? आकर्षित करती है, खींचती है अपनी तरफ। तो ये आवेश होता है। ये सारी घटना किसके अंतर्गत आती है? आवेश के अंतर्गत। जैसे कोई पूछे आवेश क्या है? आवेश कुछ नहीं है। आवेश एक गुण है जिसके ऊपर आ गया उसका कल्याण कर देता है। क्या? जिसके ऊपर आ गया वो अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। ठीक है, तो अब आवेश समझ में आ रहा है? आवेश समझ में आ गया होगा अब तो, क्या अभी भी नहीं आया? अच्छा, रिपीट करें दोबारा से? यार भाई, आप भी रिपीट कर सकते हो वीडियो को, दोबारा से स्टार्ट से चालू कर लो। ये होता है आवेश। अब आवेश के प्रकार होते हैं दो।
पहले आवेश की परिभाषा, आवेश के बारे में हो गया तो आवेश की परिभाषा भी पढ़ लेते हैं इसके साथ। आवेश क्या होता है? किसी वस्तु का वह गुण, क्या? किसी वस्तु का वह गुण या ऐसा गुण जिसके कारण उसमें अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुण आ जाता है। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण उसमें अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुण आ जाता है, वो क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। आवेश को स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल क्यू से भी कर सकते हैं, दोनों से कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। यह एक अदिश राशि है। यह एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। वैसे अदिश राशि है तो इनके गुणों के बारे में ही जानना पड़ेगा। वैसे हम बता देते हैं थोड़ा थोड़ा। अदिश राशि कैसे है? जैसे करंट बह रहा है, हम कहीं से भी डोरी डाल के करंट इधर उधर फैला सकते हैं। कोई एक निश्चित दिशा है इसकी, जिसकी निश्चित दिशा होती है, क्या? जिसकी निश्चित दिशा होती है वो क्या होती है? सदिश राशि होती है। और जिसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है वो अदिश राशि होती है। तो आवेश तो कहीं से भी ले सकते हैं हम। जैसे यहाँ से करंट जा रहा है तो यहाँ से कोई जा रहा है, इधर इधर करंट ले लो, तो क्या ये आवेश बट गया? यानी कोई निश्चित दिशा नहीं है इसमें, है क्या कोई निश्चित दिशा? नहीं है ना, कोई निश्चित दिशा नहीं है, तो कैसी राशि होगी? अदिश राशि। और इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? कूलाम। अब इसके बाद इसका विमीय सूत्र। किसका? विमीय सूत्र। आवेश, आवेश का सूत्र क्या होता है? एम्पियर इनटू समय। एम्पियर को लिखते हैं ए से, टी को लिखते हैं, समय को लिखते हैं टी से, तो ये क्या होगा? एटी। अब एक और बात बता दूं, हमेशा विमीय सूत्र को कैपिटल लेटर में लिखते हैं और बड़े कोष्टक के अंदर लिखते हैं। तो इसका विमीय सूत्र क्या होगा? क्या होगा? एटी। अब या अब ये कैसे आ गया? m की घात 0 l की घात 0 t है। ये क्या क्रम होता है? क्या होता है? ये विमीय सूत्र लिखने का क्रम होता है। पहले m लिखते हैं, फिर l लिखते हैं, t लिखते हैं, a लिखते हैं। ये क्या है? a, इसकी कोई घात नहीं है तो एक तो मान सकते हो ना। t की कोई घात नहीं है तो इसकी एक मान सकते हो। अब इसमें m नहीं है, l नहीं है, लेकिन हमें क्रम के हिसाब से चाहिए होती है। तो m की m नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो उसकी घात क्या कर सकते हैं? हम 0 कर सकते हैं। a भी नहीं है, ये तो है सॉरी, l भी नहीं है, तो l की घात 0 कर सकते हैं। यानी जिसकी भी घात हमारे पास 0 हो जाती है उसका मान क्या हो जाता है? किसी भी पढ़ा होगा 10th क्लास में, किसी भी संख्या की घात 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो इसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, वापस लौट के क्या आ जाएगा? TA आएगा कि नहीं आएगा? तो ओटी में कैसे भी पूछ सकता है आवेश का विमीय सूत्र क्या है। या तो ए देगा एटी, अगर ए नहीं देता है तो आपको क्या देगा? m की घात 0 l की घात 0 TA, दोनों दे सकता है। समझ में आया यहाँ तक? अब आवेश दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? आवेश दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है धनावेश और नंबर 2 होता है ऋणावेश। कौन सा? नंबर 1 धनावेश, नंबर 2 ऋणावेश। लिख के पढ़ लेते हैं थोड़ा। नंबर 1 धनावेश, नंबर 2 ऋणावेश। पहले पढ़ते हैं धन आवेश। धन आवेश या धनात्मक आवेश या धनात्मक आवेश। धन आवेश या धनात्मक आवेश। वैसे आज मैं जो पढ़ा रहा हूं, वैसे आपने एक क्लास 10th में पढ़ा होगा। ईमानदारी से बताना 10th में कितने लोगों से ने पढ़ा है? बोलो, ईमानदारी से बताना कितने लोगों ने पढ़ा है क्लास 10th में? पढ़ा होगा, वो हमें पता है।
धनावेश किसी वस्तु पर कब आता है और ऋणावेश कब आता है? दुनिया में कोई भी वस्तु है, क्या दुनिया में कोई भी वस्तु है तो वो किससे, परमाणुओं से मिलकर बनी हुई है। दुनिया में कोई भी वस्तु है तो वो किससे मिलकर बनी हुई है, परमाणुओं से मिलकर बनी हुई है। परमाणु किससे बने हुए हैं कि सर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से। न्यूट्रॉन प्रोटॉन क्या रहते हैं कि सर, नाभिक में रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बाहर चक्कर लगाते रहते हैं, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन कहाँ रहते हैं, उसकी नाभिक में रहते हैं। ठीक है। यदि वस्तु उदासीन है ना, क्या, यदि वस्तु उदासीन है ना, उदासीन, प्रकृति ने सबको उदासीन बनाया है। प्रकृति ने सबको उदासीन बनाया है क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, इसमें कोई वस्तु हो सकती है। अगर कोई भी वस्तु, अगर जिसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है, क्या, जितने इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, वो कौन सी वस्तु कहलाती है, उदासीन वस्तु। उस वस्तु को क्या कहते हैं, उदासीन वस्तु। ठीक है, पता है तुमको, क्या, पूछो क्या, पता है तुमको, तुम भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बने हो। अच्छा, मुझे भी ये बात मतलब पता तो सबको रहती है, लेकिन पहली बार ये बात मैंने सोची कि मैं भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बनाऊं, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, ऐसे कैसे हो सकता है। वैसे आप भी सोच के देखो, ऐसा हो सकता है, मुझे तो नहीं लगता, पर थोड़ा अजीब सा लगा था। मतलब हम लोग कुछ अलग हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, हम थोड़ी ना इन वस्तुओं की तरह हैं, समझ रहे हो, हम थोड़ी ना इन वस्तुओं की तरह हैं। लेकिन दुनिया में जो कुछ भी आपको दिख रहा है वो सब न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। किससे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना हुआ है। न्यूट्रॉन पर आवेश जैसा गुण ही नहीं है। न्यूट्रॉन है ना, उस पर आवेश जैसा गुण ही नहीं है। क्या, वो तो उदासीन है। क्या है, वो तो उदासीन है। जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, तो आवेश पर, सॉरी, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश जैसा गुण है ही नहीं। जैसे कुछ बच्चे क्लास में निकम्मे होते हैं, इन्हें पढ़ने लिखने से कोई मतलब ही नहीं रहता। कुछ बच्चे होते हैं, ऐसा कहीं भी देखा होगा जहाँ भी क्लास चलती है, कुछ बच्चे निकम्मे होते हैं, पढ़ने लिखने से उन्हें मतलब नहीं होते हैं, तो वो कौन रहते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। और कुछ होते हैं ज्यादा बढ़िया पढ़ने वाले, वो कौन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, पॉजिटिव चार्ज। समझ रहे हो। अब कुछ लोग क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, ना तो सिर्फ खुद पढ़ेंगे और ना ही दूसरे को पढ़ने देंगे। समझे, ना तो खुद पढ़ेंगे और ना ही दूसरे को पढ़ने देंगे, तो ये कौन से होते हैं, ये नेगेटिव चार्ज होते हैं। अब उदासीन वस्तु आपको बता चुके हैं, उदासीन वस्तु कौन सी वस्तु होती है, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। जैसे एक इलेक्ट्रॉन पर, क्या, जैसे एक इलेक्ट्रॉन पर एक इकाई का ऋणावेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर एक इकाई का ऋणावेश होता है, वैसे ही एक प्रोटॉन पर एक इकाई का धनावेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर एक इकाई का ऋणावेश होता है, वैसे ही क्या होता है, एक प्रोटॉन पर एक इकाई का धनावेश होता है। जैसे मान लो ये क्या है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन किसमें, नाभिक में, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, बाहर चक्कर लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बाहर चक्कर लगाते हैं। जैसे कोई वस्तु ले लेते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे कोई भी ले लेते हैं, जैसे हमने ले ली सोडियम। जैसे हमने ले ली कोई वस्तु सोडियम, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 ही होता है। तो इसमें 11 ही क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और 11 ही क्या रहेंगे, प्रोटॉन। 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन। तो आप बताओ, 11 इलेक्ट्रॉन पर 11 इकाई का ऋणावेश,
अरे एक इलेक्ट्रॉन पर एक इकाई का ऋणावेश है, तो 11 इलेक्ट्रॉन पर 11 इकाई का ऋणावेश होगा। ठीक है, एक लोग के पास, एक आदमी के पास 1 रुपया है, एक आदमी, समझना, एक आदमी के पास 1 रुपया है, तो 10 आदमी के पास 10 रुपया हुए ना। उसी तरह एक इलेक्ट्रॉन के पास एक ऋणावेश है, तो 11 इलेक्ट्रॉन के पास कितना ऋणावेश होगा? 11 इलेक्ट्रॉन के पास कितना ऋणावेश होगा? -11। इसी प्रकार 11 प्रोटॉन पर कितना होगा? 11 इकाई का धनावेश होगा, 11 इकाई का धनावेश होगा। और दोनों को सोल्व करते हैं, +11 इकाई का धनावेश -11 इकाई का ऋणावेश, तो ये हो गया 0। क्या हो गया? ये हो गया 0। ये कैसी अवस्था हो गई? ये हो गई उदासीन अवस्था। जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, सोल्व किया, आ गया 0। आ गया ना। लेकिन अगर आपने क्या, लेकिन अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन लॉन्च के निकाल लिया बाहर, कहा निकाल लिया? बाहर। ये आ गया बाहर। प्रोटॉन कितने थे? 11 थे, इलेक्ट्रॉन भी 11 थे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन लॉन्च के निकाल लिया बाहर, बचे कितने इलेक्ट्रॉन? 10। कितने बचे? 10। पहले से प्रोटॉन से तो हमने हाथ भी नहीं लगाया, सिर्फ क्या किया है? इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला है। क्या निकाला है? इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला है, तो प्रोटॉन उतने ही रहेंगे, तो 11 प्रोटॉन रहेंगे, तो 11 प्रोटॉन पर 11 इकाई का धनावेश, 11 प्रोटॉन पर 11 इकाई का धनावेश। एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिया, पहले 11 इलेक्ट्रॉन थे, एक निकाल लिया, तो उस पर बचे कितने? कितने बचेंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन बचे, कितने? 10 इलेक्ट्रॉन। उस पर फिर क्या होगा? 10 इकाई का ऋणावेश होगा। जब एक इकाई पर एक, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर एक इकाई का ऋणावेश हो सकता है, तो 11 इलेक्ट्रॉन पर 11 इकाई का ऋणावेश, 10 इलेक्ट्रॉन पर 10 इकाई का ऋणावेश, तो 10 इलेक्ट्रॉन पर 10 इकाई का ऋणावेश। इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया? +1। यानी कैसा आ गया? धनावेश। किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, यानी कमी हो रही है इलेक्ट्रॉनों की। पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे? 11 इलेक्ट्रॉन थे। जब हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, जब हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो उसमें कितने बचे? 10 इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी। अगर किसी वस्तु से हम इलेक्ट्रॉनों की कमी कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो उस वस्तु पर क्या आ जाता है? धनावेश आ जाता है। इसी तरह हमने बोल दिया, भाई तुम अपना इलेक्ट्रॉन रखो, हमें नहीं चाहिए। भाई तुम अपना इलेक्ट्रॉन रखो, हमें नहीं चाहिए, अपने पास रखो। तो हमने उसको, उसका इलेक्ट्रॉन कर दिया वापस। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए वापस से? वापस से 11 के 11 इलेक्ट्रॉन हुए कि नहीं हुए? वापस से 11 हुए इलेक्ट्रॉन। अब हमने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन हम दे देते हैं आपको, वो भी कैसे? वैसे फालतू नहीं देते, दान दक्षिणा में, समझ लो, दान दक्षिणा में दिया है। एक इलेक्ट्रॉन हम आपको दे देते हैं दान दक्षिणा में। तो पहले 11 इलेक्ट्रॉन थे नॉर्मली में, तो हमने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 12 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन से तो अभी कुछ नहीं किया है, प्रोटॉन से कुछ नहीं किया है, तो 11 प्रोटॉन है, उस पर तो 11 इकाई का धनावेश ही रहेगा। क्या? 11 इकाई का धनावेश ही रहेगा उस पर तो। लेकिन 11 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन हमने दान दक्षिणा में दिया, कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 12 इलेक्ट्रॉन हुए। कितने इलेक्ट्रॉन? 12 इलेक्ट्रॉन। जब 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 12 इलेक्ट्रॉन पर 12 इकाई का धनावेश होगा कि नहीं होगा? 12 इकाई का, सॉरी, 12 इलेक्ट्रॉन पर 12 इकाई का ऋणावेश होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा? -1, यानी ऋणावेश। ऋणावेश। तो हमने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन दिया, यानी उसमें अधिकता हो रही है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, बढ़ना यानी अधिक, अधिक यानी अधिकता। जब किसी वस्तु में हम इलेक्ट्रॉनों की अधिकता करते हैं, किसी वस्तु में हम इलेक्ट्रॉनों की अधिकता करते हैं, तो उस वस्तु पर क्या आ जाता है? ऋणावेश आ जाता है। तो उस वस्तु पर क्या आ जाता है? ऋणावेश आ जाता है। अब समझ में आ गया इतना तो, कि नहीं आया? आ गया होगा वैसे तो, बोलो आ गया ना? चलो ठीक है, अब आगे देखो। अब नंबर 1 हेडिंग करना है आपको धनात्मक आवेश, और नोट करना है मेरे साथ ही साथ।
धनात्मक आवेश कब आता है? जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो उस वस्तु पर धनावेश आ जाता है। जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो उस वस्तु पर धनावेश आ जाता है। देखो, जब हमने वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाला, कमी हुई, इलेक्ट्रॉन कितने बचे? इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 10। जब सॉल्यूशन किया तो क्या आया? प्लस का 1 यानी धनावेश। जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी कर रहे हैं हम तो क्या आ जाता है? उस वस्तु पर धनावेश आ जाता है। अब दूसरी हेडिंग करना है आपको ऋणावेश आवेश, ऋणात्मक आवेश। तो ऋणात्मक आवेश कब आता है? जब हम किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन देंगे तो अधिकता होगी, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। तो इसकी परिभाषा होती है, जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो उस वस्तु पर ऋणावेश आ जाता है। देखो, हमने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता की, 1 इलेक्ट्रॉन दिया हमने दान चढ़ा में, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? उसमें 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। जब 12 इलेक्ट्रॉन हो गए तो 12 इलेक्ट्रॉनों पर 12 इकाई का ऋणावेश होगा ना। 12 इकाई का ऋणावेश प्रोटोनों से कुछ नहीं किया हमने, जैसा तैसा रखा। कुछ किया है? हाथ भी नहीं लगाया आपके सामने, बिल्कुल नहीं लगाया। तो क्या होगा? जब हमने सॉल्यूशन किया, -12 से 11 घटाएं तो कितना बचेगा? -1 यानी ऋणात्मक ऋणावेश बचेगा ना, ऋणात्मक। -1 बचा तो क्या कर रहे हैं हम? अधिकता कर रहे हैं। तो यहां से समझ में आया, धनात्मक आवेश कब आता है? जब किसी वस्तु से हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं या जब किसी वस्तु से में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो उस वस्तु पर धनावेश आ जाता है। अगर जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता करते हैं तो उस वस्तु पर क्या आ जाता है? ऋणावेश आ जाता है। अब एक उदासीन वस्तु तो बता दिया आपने, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। बोलो, समझ आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ, बोलो, समझ आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ, कमेंट करके बताओ यार। वैसे आ गया होगा, हमको उम्मीद है आना भी चाहिए। और नहीं आया तो रिपीट करो दोबारा से वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 बार 100 बार जितने बार देखना है उतने बार देखो, ठीक है? तो आगे बढ़े, समझ में तो आ गया इतना। एक बात यहाँ आप समझे, एक बात समझे यहाँ, कि किसी वस्तु को धन या ऋणावेश देने के लिए हमें उससे इलेक्ट्रॉन निकालना या डालना पड़ रहा है। किसी वस्तु को धनात्मक या ऋणात्मक करने के लिए या धनावेश या ऋणावेश करने के लिए हम वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं या फिर वस्तु में इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं। सिर्फ 2 ही काम कर रहे हैं, प्रोटॉन निकालना डालना नहीं पड़ रहा है। प्रोटॉन निकालना डालना नहीं पड़ रहा है। प्रोटॉन को निकाल या डाल भी नहीं सकते। क्या? प्रोटॉन को निकाल और डाल भी नहीं सकते, क्योंकि प्रोटॉन को नाभिक से निकालना नाभिकीय अभिक्रिया है। अगर प्रोटॉन को निकालते हैं नाभिक से तो क्या है? ये नाभिकीय अभिक्रिया है और इसमें इतनी ऊर्जा निकलती है, इतनी ऊर्जा निकलती है कि मैं क्या ही कहूं। इतनी ऊर्जा निकलती है कि मैं क्या ही कहूं। तो हम प्रोटोनों से ऐसा नहीं कर सकते। सामान्य प्रक्रिया से ये काम नहीं किया जा सकता कि आप कर दो भैया, प्रोटॉन निकाल दो और रख दो, प्रोटॉन दे दो, ऐसा नहीं हो सकता। तो सामान्य प्रक्रिया में तो ये काम नहीं किया जा सकता ना। किया जा सकता है लेकिन विशेष परिस्थितियों में किया जा सकता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में किया जा सकता है, ठीक है? विशेष परिस्थितियों में किया जा सकता है। लेकिन एक बात और है, किसी वस्तु में जितने प्रोटॉन होते हैं उसी को तो हम वस्तु को पहचानते हैं। किसी वस्तु में जितने प्रोटॉन होते हैं उसी से तो हम वस्तु को पहचानते हैं। सोडियम इसलिए सोडियम है क्योंकि उसके नाभिक में 11 प्रोटॉन है। सोडियम इसलिए सोडियम है क्योंकि उसके नाभिक में 11 प्रोटॉन है। अगर उसके नाभिक में 12 प्रोटॉन हो जाएंगे तो वो सोडियम थोड़ी ना है। क्या? जब 12 प्रोटॉन हो जाएंगे तो वो सोडियम थोड़ी ना है, मैग्नीशियम हो जाएगा। फिर तो समझ रहे हो ना मेरी बात? समझ रहे हो? यानी पदार्थ ही बदल जाएगा।
जब अब प्रोटॉन ही चेंज कर रहे हैं, मान के चलो प्रोटॉन दे दिया, कितने प्रोटॉन हो गए 12। जब नाभिक में प्रोटॉन ही हो जाएंगे तो पूरी वस्तु ही बदल जाएगी। सोडियम वस्तु ना होकर के कौन सी वस्तु हो जाएगी, मैग्नीशियम। समझ रहे हो, यहाँ तक समझ में आया? यानी पूरी पदार्थ ही बदल गया यार, पदार्थ ही बदल रहा है पूरा। अगर किसी भी वस्तु को आवेशित करना है तो क्या करोगे आप बताओ? अगर हम किसी वस्तु को आवेशित कर रहे हैं तो क्या करोगे? या तो इलेक्ट्रॉन डालोगे इसमें या फिर इलेक्ट्रॉन निकालोगे। दो ही काम करेंगे सिर्फ, या तो इलेक्ट्रॉन डालोगे या फिर इलेक्ट्रॉन निकालोगे। यानी आवेशण के लिए उत्तरदायी कौन है? चलो आपसे एक क्वेश्चन है, आवेशण के लिए उत्तरदायी कौन है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन? ये आप बताओगे मुझे उत्तर देके कमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिए कि यानी आवेशण के लिए जो हम आवेशित वस्तु करते हैं, वस्तु को आवेशित करते हैं, तो उसके लिए उत्तरदायी कौन है, इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। थैंक यू, बाय।